हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8 के होने वाले 11 जुलाई के हिंदी पेपर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे। आज के हमारे इस सेट का सभी क्वेश्चन आपके होने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो जल्दी जाके पार्ट 1 को देख लें। तो चलिए दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो शुरू करते हैं और एक एक करके इस सेट के सभी क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करते हैं। हमारे पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां जाके आप लोग पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस सेट के सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, अमरूद के पेड़ की छाया किस प्रकार लेखक को उनके भाई बहनों के साथ जोड़ती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, अमरूद के पेड़ की छाया में बेत की कुर्सियों पर बैठकर लेखक और उसका 3-4 भाई बहनों ने अपने उम्र के फर्क को भूल दोस्ताना हरकत में बदल दिया। वहां बैठकर प्रायः नए नए विषयों को कुरेद कर, कभी ताप उग्रता के वशीभूत होकर भी बातचीत उनके बीच मनोरंजन का अंग होता जा रहा था। अतः अमरूद का पेड़ भाइयों के बीच एकता का भाव पिरो रहा था। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2, अपने आस पड़ोस पर रहे अंधविश्वासों की एक सूची बनाइए और उनके उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, हमारे आस पड़ोस में डायन प्रथा, झाड़ फूक प्रथा, टोटका प्रथा जैसे अंधविश्वास घर पर पल रहे हैं। इन उन्मूलन हेतु सुझाव इस प्रकार हैं। पहला, झारखंड में डायन प्रथा अधिनियम 2001 प्रभावी है, इसे सख्ती से लागू कर इन पर नियंत्रण संभव है। दूसरा, डायन एक कुप्रथा है, अंधविश्वास है, इस पर सामाजिक जागरूकता फैलाकर नियंत्रण संभव है। तीसरा, झाड़ फूक के बारे में भी सामाजिक चेतना फैलाना जरूरी है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 3, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने का क्या दुष्परिणाम मानती थी? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लेखक की माँ अमरूद के पेड़ के लगे रहने के अपशगुन का कारण अपने दिल में यह मान बैठी थी कि बड़ी बहू की अलगाव भावना, सबसे छोटे का निष्ठापन, खुद की बीमारी और लोगों का धंधे से बिखर जाना और कुछ नहीं है, बल्कि बहुत दिनों तक दरवाजे पर उसी अमरूद के पेड़ के लगे रहने का दुष्परिणाम है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, राम का भरत को संदेश पाठ के अनुसार राज धर्म क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, अपनी प्रजा की सुख सुविधा का ख्याल रखने वाला राजा लोकप्रिय रहता है। प्रजा की भलाई का प्रयत्न करना एवं अपनी सीमा को सुरक्षित रखना ही राजा का धर्म है। उसके राज्य में कमजोर, गरीब, अमीर सबको समान अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त हो, यही राजधर्म है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5, हर व्यक्ति का समाज के प्रति दायित्व होता है। आप समाज के प्रति अपना क्या दायित्व समझते हैं? लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, समाज में हमारा भी दायित्व है, हम प्रेम पूर्व शांति से निवास करें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, समाज में अच्छी मानसिकता का विकास करें, समाज सेवा के लिए तत्पर रहें। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपको झारखंड का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो राज्य के विकास के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? प्राथमिकता के आधार पर सूची बनाइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, यदि मैं झारखंड का मुख्यमंत्री बनूं तो निम्नलिखित कार्य करूंगा। पहला, प्रजा की भलाई के कार्य में दिन रात लगा रहूंगा। दूसरा, आदिवासी उत्थान की योजना बनाऊंगा। तीसरा, जंगल के उस आखिरी गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचा दूंगा जहां ग्रामीण लोग रहते हैं। चौथा, सड़क, पेयजल, शौचालय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को घर घर तक पहुंचाने की योजना बनाकर कार्य करूंगा। पांचवा, अमीरी गरीबी के फर्क को समाप्त करके कोशिश करूंगा। छठा, गांव गांव बिजली पहुंचा दूंगा। आज का हमारा
अगला क्वेश्चन नंबर 7। लेखक को ऐसा क्यों लगा कि सारी बस ही इंजन है और वह इंजन के भीतर बैठा है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, जब ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट किया तो सारी बस हड़हड़ करने लगी। उसे ऐसा लगा कि वह बस में नहीं इंजन के भीतर बैठा है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 8। लेखक हर पेड़ को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लेखक को डर लग रहा था कि यह बस किसी पेड़ से ना टकरा जाए, इसीलिए वह हर पेड़ को दुश्मन समझ रहा था जो दुर्घटना में जान भी ले सकती है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्या पुराने वाहनों को सड़कों पर चलाना उचित है? पुराने वाहन वातावरण को किस प्रकार नुकसान पहुंचाती हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, पुराने वाहनों को सड़क पर चलाना अनुचित है। सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुराने वाहन से धुआं निकलता है, उससे वायु प्रदूषण होता है। पुराने वाहन आवाज़ करती हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। यह वातावरण को प्रदूषित कर नुकसान पहुंचाती हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, हुंडरू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, हुंडरू का जलप्रपात स्थल की शोभा देवलोक जैसी है। 243 फीट ऊंची जगह से गिरता यह प्रपात पहाड़ों को चीता पत्थर पर जिस समय गिरता है उसका स्वरूप अत्यंत आकर्षण दिखता है। पानी गिर गिर कर 20 फीट ऊपर उछलता है। प्रपात से आगे का दृश्य और भी अधिक मोहक है। उससे आगे भी ऊंचे ऊंचे प्रपात हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना कठिन है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 10। लेखक ने पाठ में किस किंवदंती की याद की है और क्या सलाह दी है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील दूर पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा जो इससे कई गुना बड़ा है। वहां जाने का रास्ता इतना बिहड़, घंघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। सरकार को चाहिए कि इस बात की सत्यता का पता लगाकर वहां तक यातायात की सुविधाएं प्रदान कर दे ताकि वह स्थान भी जनता के सामने आ सके। आज का हमारा अगला क्वेश्चन, कवित्री को किसके आदमी होने पर संदेह है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, कवित्री को हम लोगों के आदमी होने पर संदेह है। हम कैसे अपने को चेतन बुद्धिमान मनुष्य कहते हैं? अगर हम बुद्धिमान हैं तो पृथ्वी पर बढ़ते प्रदूषण के संकट को क्यों नहीं देख पा रहे हैं? इसको कम करने के उपाय क्यों नहीं ढूंढ रहे हैं? आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12। पहाड़ का सीना क्यों दहलता है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, पहाड़ों में डायनामाइट लगाकर तोड़ा जा रहा है। क्रेशर मशीनों से इन्हें तोड़ा जा रहा है। इन सबसे पहाड़ का भी सीना दहल रहा है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 13। लेखक कानपुर से शर्म के मारे क्यों भाग आया था? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लेखक को 3 अंकों से फर्स्ट क्लास छूट गया था। कॉलेज में अध्यापक आशा करते थे कि लेखक यूनिवर्सिटी में टॉप करेगा, किंतु उसे प्रथम स्थान भी नहीं प्राप्त हुई। इस कारण वह शर्म के मारे कानपुर से भागकर बनारस यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए आया। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14। किसी पर अंधश्रद्धा करना ही गलत है, तर्क देते हुए बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब होगा, किसी पर भी अंधश्रद्धा नहीं करनी चाहिए। अंधश्रद्धा हमें धोखा प्रदान करती है। बहुधा हम आंख मूंदकर जब भरोसा करने लगते हैं तब हमें सामने वाला मूर्ख समझने लगता है एवं धोखा देकर चला जाता है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 15। अपराजिता अपने नाम को किस प्रकार सार्थक करती है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, अपराजिता का अर्थ है जो पराजित कभी ना हो। डॉक्टर चंद्रा विधाता प्रदत्त विकलांगता को भी मात देकर जीवन के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त कर लिया, इसलिए उसका अपराजिता नाम सार्थक है।
आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16। लेखिका ने लखनऊ के मेधावी युवक के डॉक्टर चंद्रा से किस प्रकार की प्रेरणा लेने की बात कही है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, लखनऊ के मेधावी युवक का ट्रेन से हाथ कट गया। वह हताश हो नशे की गिरफ्त में आया। धीरे धीरे वह पागल हो गया। अब वह लखनऊ के नूर मंजिल पागल खाने में इलाजत है। लेखिका ऐसे हताश लोगों को कह रही है कि डॉक्टर चंद्रा से विकलांग लोगों से ऐसे युवक को प्रेरणा लेनी चाहिए। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 17। बस की यात्रा कहानी के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, बस की यात्रा कहानी के लेखक हरिशंकर परसाई हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18। गुरु शिष्य कहानी के लेखक कौन है? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, गुरु शिष्य कहानी के लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 19। परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर पिताजी को एक सूचित करते हुए पत्र लिखें। तो इस प्रकार हम लोग एक पत्र लिख सकेंगे। पूजनीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी सकुशल होंगे। आज मेरी वार्षिक परीक्षा का परीक्षाफल प्राप्त हुआ। यह जानकर आपको खुशी होगी कि मैंने कक्षा में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। पिताजी, यह आपके चरणों का प्रस्ताव और माताजी के आशीर्वाद का ही फल है। हमारे सभी अध्यापक बड़े स्नेह से पढ़ाते हैं। आगे परीक्षा में भी मुझे ऐसी ही आशा है। चाचा एवं चाची दोनों मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं। माताजी की याद मुझे कभी कभी बेचैन कर देती है। उनको मेरा प्रणाम और लता को मेरा प्यार कहिएगा। यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में अपना पता लिख लीजिएगा और राइट साइड में लिखिएगा आपका आज्ञाकारी पुत्र अपना नाम। तो चलिए दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन एक निबंध है जो वर्षा ऋतु के बारे में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, इसे देखते हैं। वर्षा ऋतु के आते ही आकाश में काले काले बादल छा जाते हैं। बादल गरजने लगते हैं। भारी वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा के जल से धरती की जलती हुई छाती शीतल हो उठती है। जीव जंतुओं में खुशहाली छा जाती है। ग्रीष्म ताप से झुलसे हुए पेड़ पौधे फिर से नए पत्तों से लदने लगते हैं। धीरे धीरे धरती पर हरियाली छाने लगती है। वर्षा ऋतु में दिन रात वर्षा होती रहती है। बादलों की गरज और बिजली की कड़क बड़ी भयावही होती हैं। जल ही जीवन है, अतः वर्षा ऋतु में धरती को नया जीवन मिलता है। चारों ओर हरियाली छाने से पृथ्वी का दृश्य देखने योग्य हो जाती है। यदि नदी और तालाब तलैया जल से लबालब भर जाते हैं। किसानों के लिए यह बहुत खुशी का समय होता है। इसी समय धान और मकई की मुख्य फसलें बोई जाती हैं। रबी की फसल के लिए जमीन में तरी आती है। भारत की खेती वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होती है। इस प्रकार एक वर्षा ऋतु का निबंध याद कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो दोस्तों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दे, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ दोस्तों, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।